फतूर इश्क एपिसोड 72। आरिश दीवार से टेक लगाए खड़ा था। 15 मिनट गुजर गए थे मगर ड्रेसिंग रूम का दरवाजा नहीं खुला। उसने घड़ी देखी फिर मुस्कुराया। बनी, अंदर फैशन शो चल रहा है क्या? अंदर से फौरन जवाब आया, नहीं, बस आ रही हूँ। आरिश हंस पड़ा था। ये जो तुम्हारा चौथा बस आ रही हूँ है ना? अंदर बहार ने हिचकिचाते वो बोल्ड रेड लिपस्टिक उठाई जिसे इसने कभी लगाना पसंद नहीं किया था, मगर आज सिर्फ आरेश के कहने पर उसने धीरे धीरे अपने होठों पर लगा ली। लिपस्टिक लगते इसने फौरन से शर्म से आंखें बंद कर ली। या अल्लाह, अगर इन्होंने बहुत तंग किया ना तो मैं कभी दोबारा नहीं लगाऊंगी। 2 मिनट और गुजर गए मगर वो फिर भी दरवाजा नहीं खोला। आरेश ने जानबूझकर गहरी सांस भरी। लगता है मेरी बरी भाग गई है। चलो मैं खुद अंदर आ जाता हूँ। अंदर से घबराहट भरी आवाज आई, नहीं, बिल्कुल अंदर मत आइएगा। हरीश की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। तो फिर तुम बाहर आ जाओ, बहारे ने धीमी सी आवाज में कहा। मुझे शर्म आ रही है, हरीश ने फौरन जवाब दिया। शर्म को भी साथ लेकर आना, मुझे कोई एतराज नहीं है। पहले ड्रैकुला को इसका सरप्राइज देखने दो। बहारे ने होंठ काट लिए। अगर आप हंसे तो मैं कभी दोबारा ये नहीं पहनूंगी, हरीश ने बहुत ही संजीदगी से कहा। मैं हंसूंगा नहीं, सच में, मैं सिर्फ देखूंगा। बहारे ने गहरी सांस ली, दोनों हाथ से अपने खुले बालों को एक बार फिर से संभाला, फिर ड्रेसिंग रूम का दरवाजा धीरे से घुमाया। दरवाजा आहिस्ता से खुला और वक्त जैसे ठहर गया। आरेश की आंखें इस पर जम गई। ब्लैक साटन नाइटी में इसकी नजाकत और हुस्न दोनों अपने अरूज पर थे। ऐसा लग रहा था जैसे स्याहरात ने चांदनी को अपने आगोश में ले लिया हो। उसके कमर तक आते स्याह घने बाल खुले थे। हल्की हल्की लहरों की सूरत इसकी पुष्ट पर बिखरे हुए थे। कुछ रेशमी लटे इसके गालों को छूकर नीचे आ रही थी। उसके सुर्ख होंठ, उसके शर्म से लाल गाल और झुकी हुई पलकें उसे किसी परी से कम नहीं बना रही थी। बहारे दोनों हाथों से नाइटी का दामन पकड़े खड़ी थी। उसने धीरे से नजर उठाई, आरेश को देखा और फिर फौरन से निगाहें झुका ली। मगर आरेश अभी तक किसी को देखे जा रहा था। एक लफ्ज नहीं बोला, ना पलक झपकाई, ना मुस्कुराया, बस देखता रहा। बहारे बेचैन हो गई। उसने धीरे से अपनी उंगलियां मसली। ऐसे क्या देख रहे हैं? कोई जवाब नहीं। आप कुछ बोलते नहीं। फिर भी खामोशी और बहारे घबरा गई। क्या इतनी बुरी लग रही हूं? ये सुनते आरेश जैसे होश में आ गया। बुरी? उसने धीरे से इसकी जानिब कदम बढ़ाए, हर कदम बहुत आहिस्ता, जैसे डर हो कहीं यह ख्वाब टूट ना जाए। वो इससे बिल्कुल सामने आकर रुका, जैसे डर हो कहीं यह खूबसूरत मंजर टूट ना जाए। वो इसके बिल्कुल सामने आकर रुका। उसकी नज़र फिर इसके बालों पर ठहरी। उसने बहुत ही आहिस्ता से इसकी कमर तक आते खुले बालों को अपनी उंगलियों में लिया। बाहर एक किस सांस रुक गई। आरेश ने इसकी रेशमी जुल्फों को उंगली के गिर्द लपेटा, फिर धीरे से मुस्कुराया। मुझे लगता है दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज चांद है, लेकिन आज मेरी सोच बदल गई है। बहारे ने शर्माकर आंखें बंद कर ली। आप फिर झूठी तारीफ कर रहे हैं, आरेश ने सर हिलाया। नहीं, मैंने तो अभी तारीफ शुरू भी नहीं की। उसकी नजर बहारे के सुर्ख होठों पर पड़ी, फिर इसकी अब मुस्कुराहट और गहरी हो गई। आज मेरी बनी पूरी ब्लैकबेरी लग रही है। बहारे ने हैरानगी से उसकी जानिब देखा। ब्लैकबेरी? आरेश ने मासूमियत से कहा। हाँ, ब्लैक ड्रेस, बेरी जैसे सुर्ख होंठ और इतनी मीठी, तो ब्लैकबेरी हुई ना। बहारे ने नखरे से अपने होंठ फुलाए। मैं कोई फ्रूट हूँ? आरेश हंसा था। नहीं, फ्रूट बाजार में मिल जाते हैं, मेरी ब्लैकबेरी सिर्फ मेरी किस्मत में लिखी है। बहारे की हंसी निकल गई। आप बिल्कुल पागल हैं, आरेश ने फौरन जवाब दिया। हाँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। बहारे ने शर्मा कर इसके बाजू पर हल्का सा मुक्का मारा। बस भी करें। आरेश ने फौरन इसका हाथ पकड़ा। अच्छा, 1 मिनट। उसने फिर से इसके बालों को देखा। बनी, कभी इन बालों को मत कटवाना, जानती हो मुझे तुम्हारे ये लंबे बाल बहुत पसंद हैं। बहारे ने उसकी आंखों में देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बहुत धीमी आवाज में कहा, अगर आपको इतने पसंद है तो कभी नहीं कटवाऊंगी। आरेश के होंठों पर इतनी खूबसूरत मुस्कुराहट उभरी कि बहारे दोबारा शर्माकर निगाहें झुका गई। गुड गर्ल। उसने इनके दरमियान चंद कदमों के फासले को एक झटके में खत्म किया, और इससे पहले कि बहारे कुछ समझ पाती या पीछे हटने का सोचती, आरेश ने झुककर एक हाथ इसके कमर के पीछे जमाया और दूसरा हाथ इसके घुटने के नीचे रखकर इसे बहुत ही आराम से अपनी बाहों में उठा लिया। बहारे के मुंह से एक छोटी सी मासूम आह निकली। उसके सांस एक पल को हलक में अटक गई और इसने डर और बेखुदी के मारे फौरन से अपने दोनों हाथ आरेश के चौड़े कंधे पर रख दिए और फिर आहिस्ता से इन्हें इसके गले में डाल दिया। उसकी नाजुक उंगलियां आरेश के घने बालों और इसकी गर्दन पर बने इन्हीं पुराने निशानों को छूने लगी, जहां उसने अपने होठों के दिए हुए निशान
अभी तक जहां इसके अपने होठों के दिए हुए निशान अब भी हल्के से सुर्ख रंग में मौजूद थे। ऋषि, उतारिए मुझे, बहारे ने कांपती आवाज में कहा। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। उसने नजर उठाकर एक पल आरेश की इसने नजर उठाकर एक पल आरेश को देखा, जहां इसकी तेज धड़कन साफ महसूस हो रही थी। मैंने कहा ना ब्लैकबेरी, अब कोई बात नहीं सुनी जाएगी। आरेश ने अपनी बाहों में मजीद भींचते इसे बेड के जानिब कदम उठाते कहा। उसकी हेजल आंखें अब शरारत के साथ एक ऐसी दीवानगी में उसकी हेजल उसकी डीप हेजल ब्लू आंखों में अब शरारत के साथ एक ऐसी दीवानगी थी जो बहारे के पूरे वजूद को अंदर तक पिघला रही थी। चलो, अब तुम्हारी सजा का वक्त शुरू होता है। एक जवान ड्रैकुला को बहुत देर इंतजार करवाया है तुमने। आरेश ने बेड की जानिब आकर बहारे को बहुत ही नरमी से बेड पर लिटा दिया। उसकी ब्लैक साटन ड्रेस और इन बिखरे बालों के बीच इसकी सुर्ख लाल होंठ और शर्म से तमतमाता चेहरा आरेश के सब्र को पूरी तरह से तोड़ने के लिए काफी था। आरेश ने बिना एक पल जाया किए इसके ऊपर झुका। उसने बहारे की कलाइयों को अपने मजबूत गिरफ्त में लिया और इन्हें बेड पर ऊपर की तरफ पिन कर दिया। बहारे ने घबराकर आरेश की आंखों में देखा और अपने कांपते होंठ खोले। आपने कहा था आप सिर्फ देखेंगे। आरेश के होंठों पर एक कातिलाना और दीवानी मुस्कुराहट उभर आई। उसने मजीद झुककर बहारे के लबों को अपनी सांसों में घेरा और फिर बहुत ही धीमी और भारी आवाज में कहा, मैंने झूठ बोला था जान। एक ड्रैकुला के सामने लाल होंठ और ब्लैक ड्रेस पहन कर आने के बाद अगर तुम समझोगे कि मैं तुम्हें सिर्फ देखूंगा तो ये तुम्हारी नादानी है। ऋषि प्लीज। बहारे की सांसें अब बुरी तरह से फूल रही थी। अब कोई प्लीज काम नहीं आएगा जान। आरेश ने इसके लबों के बिल्कुल करीब होकर धीमी आवाज में कहा, लाल रंग मुझे पसंद है लेकिन मुझे इन रंग को बखेरना ज्यादा पसंद है। और अगले ही पल पूरे हक, शिद्दत और जुनून के साथ आरेश इसके सुर्ख लब पर झुक गया। कमरे के सन्नाटे में सिर्फ उनकी तेज बेचैन सांसें गूंजने लगी। आरेश ने इसके जिस्म को अपनी गिरफ्त में लेकर इस तरह भींचा कि इनके दरमियान हर तरह का फासला मिट गया। उसकी बेखुदी के आलम में एक बार फिर से इसके वजूद की गहराइयों को छूता वो इसके रूह में उतरता जा रहा था। उसकी हर एक हरकत में एक ऐसी शिद्दत थी जो बहारे को ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। बहारे ने बेखुदी और शिद्दतों के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और इसके नाजुक हाथ आरेश की पुष्ट पर बने पुराने निशानों को अपने नाखूनों से दोबारा भींचना शुरू कर दिया। उसका हर एक नाखून आरेश की जिल्द में धंस रहा था, मगर आरेश को इस दर्द में भी एक अजीब सुकून मिल रहा था। उस दीवाने ड्रैकुला ने अपनी बनी को इतनी शिद्दत और मोहब्बत से अपनी बाहों में समेटा कि हर लम्हा उसकी बेपनाह इश्क की गवाही दे रहा था। चादर की सलवटें उन दोनों की दीवानगी की गवाह थी। दोनों पूरी रात एक दूसरे के वजूद में पिघलते जा रहे थे। सुबह का वक्त था। डाइनिंग हॉल में हमेशा की तरह रौनक लगी थी। टेबल पर गर्मा गर्म पराठे, आमलेट, फ्रेश जूस और चाय की खुशबू पूरे माहौल में फैली थी। इहान आराम से अखबार पढ़ते नाश्ता कर रहा था। साथ टोस्ट पर बटर लगा रहा था। जैन लैपटॉप खोलकर किसी रिपोर्ट पर नजर डाल रहा था और हमजा हमेशा की तरह सबकी प्लेटों से चीजें चुरा चुरा कर खा रहा था। अरे, साद ने फौरन से इसके हाथ को थपका। मेरी प्लेट से दूर रहो। हमजा मासूम बन गया। मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रहा था। क्वालिटी चेक। जैन ने सर हिलाया। तुम्हारी क्वालिटी चेक की वजह से मेरा आधा नाश्ता गायब हो जाता है। सब हंस पड़े थे और इन सब के दरमियान महानूर भी खामोशी से बैठी नाश्ता कर रही थी, मगर इसकी नज़र बार बार ड्राइंग रूम की जानिब उठ रही थी। वहां कयान ब्लैक शर्ट और डार्क ट्राउजर में सोफे पर बैठा था। एक किताब इसके हाथ में थी। सामने कॉफ़ी रखी थी मगर वो अब तक ठंडी हो चुकी थी। उसकी पूरी तवज्जो किताब पर थी। तभी मेंशन का मेन डोर आहिस्ता से खुला। सबकी नज़र बेख्तियार इसकी जानिब उठी और अगले ही लम्हे एक बेहद खूबसूरत, बोल्ड और पुरवकार लड़की अंदर दाखिल हुई। उसने स्याह रंग की परफेक्ट फिट लेदर जैकेट पहनी थी जो इसकी लंबी कदो कामत को और ज्यादा नुमाया कर रही थी। लेदर जैकेट के नीचे डार्क ग्रे हाईनेक लेदर जैकेट के नीचे डार्क ग्रे हाईनेक टॉप इसकी शख्सियत को एक अलग ही कशिश दे रहा था। स्लिम फिट ब्लैक जीन्स और घुटनों तक आते कॉम्बैक्ट बूट्स। इसके साथ ही हॉलिस्टर बंधा हुआ था जिसमें एक कस्टमाइज पिस्टल लगी थी। खुले हुए घने बाल कमर तक लहरा रहे थे। होठों पर डार्क वाइन लिपस्टिक, आंखों पर हल्का स्मोकी मेकअप। वो लड़की मुस्कुराते हुए सीधा ड्राइंग रूम की जानी पड़ी। जैसे ही इसकी नजर कयान पर पड़ी, इसके चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। गुड मॉर्निंग बॉस। कयान ने सिर्फ एक पल के लिए सर उठाकर इसकी जानिब देखा। मॉर्निंग सेलिसन, बस इतना ही कहा। फिर इसकी नजर दोबारा से किताब पर चली गई।
सेलिसन इसके बिल्कुल सामने रुक गई। इसने अपने हाथ में पकड़ी ब्लैक फाइल टेबल पर रखी। मिशन इस्तांबुल की कंप्लीट रिपोर्ट। सारे अकाउंट वेरीफाई हो चुके हैं और जो आदमी पिछले 2 हफ्तों से हमारी शिपमेंट ट्रैक कर रहा था वो भी हैंडल हो गया है। ठीक है, बैठो। सेलिसन के चेहरे पर फौरन से मुस्कुराहट आ गई। वो फौरन से सोफे पर बैठ सकती थी मगर जानबूझकर कयान के बिल्कुल करीब वाले सिंगल सोफे की आराम रेस्ट पर बैठ गई। बॉस, एक कॉफी मिलेगी? कयान ने बिना इसकी जानिब देखे कहा। किचन उधर है। सलीन हंसी। मुझे पता है, मगर अगर आप पिला दें तो टेस्ट और अच्छा हो जाता है। कयान ने आखिर सर उठाकर इसकी जानिब देखा। उसकी आवाज़ हमेशा की तरह सपाट थी। सैलेन, प्रोफेशनल रहो। सैलेन ने फौरन से दोनों हाथ सरेंडर में उठा दिए। सॉरी बॉस, ट्राई करना मेरा फर्ज था। ये कहकर वो खुद ही हंस पड़ी। फिर इसने कयान को एक बार फिर से गौर से देखा। वैसे बॉस, एक बात सच सच बताओ। कयान ने बेदिली से किताब बंद की। बोलो। सैलेन के होंठों पर शरारती मुस्कुराहट उभर आई। आप वाकई ही दिन ब दिन और हैंडसम होते जा रहे हैं। पहले सिर्फ खौफ पैदा करते थे, अब तो आदमी देख कर डर जाए और फिदा भी हो जाए। कयान ने इसकी बात को अहमियत बिल्कुल नहीं दी। रिपोर्ट कंप्लीट हो गई। स्लैन ने नखरे से होंठ चुकेड़े। बॉस, कभी तो तारीफ का जवाब दे दिया करें। कयान ने सपाट लहजे में कहा। तुम्हें सैलरी तारीफ करने की नहीं मिलती, काम करने की मिलती है। स्लैन ने दिल पर हाथ रख लिया। अल्लाह, कितना बेरहम बॉस मिला है मुझे। एक छोटी सी तारीफ भी हजम नहीं होती। कयान ने सिर्फ एक भव उठाई। तुम फ्री हो? स्लैन ने फौरन से सीधी होकर बैठ गई। जी। तो ट्रेनिंग ग्राउंड के 10 चक्कर लगा कर आओ। स्लैन का फौरन से मुंह उतर गया। बॉस, मैंने तारीफ की है, कोई जुर्म थोड़ी किया है। कयान ने बेपरवाही से कॉफी का कप उठाया। 15। स्लैन फौरन से दोनों हाथ जोड़ने लगी। सॉरी, प्रोफेशनल, बिल्कुल प्रोफेशनल। मैं अब सिर्फ मिशन की बात करूंगी। कयान ने बस हल्का सा सर हिलाया। डाइनिंग टेबल पर बैठा हमजा जोर से हंसा था। लो जी, मैडम का आज का डेली रिजेक्शन भी कंप्लीट। साद ने फौरन से अहान को कोहनी मारी। ओए देख, तुम्हारी क्रैश फिर से डांट खा गई। जैन ने हंसी दबाई। बेचारी इधर रोज रिजेक्ट होती है और खुशी इसको हो जाती है। बेचारी उधर रोज रिजेक्ट होती है और खुशी इसको हो जाती है। हमजा ने फौरन से बात पकड़ ली। बहुत अगर जैन को डांट दें तो सबसे ज्यादा सुकून एहान के चेहरे पर नजर आता है। रात ने ड्रामेटिक अंदाज में गहरी सांस भरी। एक तरफ स्लैन बॉस के पीछे पागल है और दूसरी तरफ हमारा एहान प्लान के पीछे। वारे इश। एहान ने फौरन से अखबार फोल्ड करते टेबल पर पटक दिया। तुम लोगों को और कोई काम नहीं है? हर बार वही बकवास। जैन मासूम बन गया था। बकवास? तो मतलब तुम्हें प्लान पसंद नहीं है? एहान ने फौरन से जवाब दिया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमजा मुस्कुराया। फिर जब ये आती है तुम्हारे अखबार क्यों उल्टा हो जाता है? तुम्हारा अखबार उल्टा क्यों हो जाता है? साथ फौरन से हंस पड़ा। और बॉस अगर इससे 2 लफ्ज ज़्यादा बात कर ले तो जनाब का पूरा मूड ऑफ हो जाता है। इहान ने झुंझला कर जूस उठाया। तुम लोग पागल हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। इन सब की हंसी ड्राइंग रूम तक गूंज उठी थी मगर महानूर एक बार भी नहीं हंसी थी। उसकी नज़र सिर्फ स्लैन पे टिकी थी। वो देख रही थी कि स्लैन कितनी बेझिझक कयान के इतने करीब बैठी थी। बात करते करते कभी कयान के कंधे के करीब झुक जाती, कभी फाइल दिखाने के बहाने उसके बिल्कुल पास आ जाती, कभी हंस देती। महानूर ने बेख्तियार चम्मच जरा जोर से प्लेट में पटका। सबकी नज़र इसकी जानिब उठी। कुछ लोगों में शर्म हया नाम को भी नहीं होती। सुबह ही सुबह अपना नया तमाशा शुरू कर देते हैं। साथ ने मासूमियत से पूछा, क्या हुआ? महानूर ने लाउंज की जानिब इशारा किया। वही, तुम्हारे महान भाई कितनी लड़कियों को अपने आसपास घुमाते रहते हैं। बेशरम, करेक्टरलेस। हर लड़की को अपने आसपास घुमाता रहता है और खुद को बहुत ही शरीफ समझता है। हमजा ने फौरन से इनकार कर हिला दिया। अरे प्लान कोई आम व्यक्ति नहीं है, भाई की बेस्ट स्नाइपर है। जैन ने बात आगे बढ़ाई। पिछले 4 साल से भाई के साथ काम कर रही है। हर डेंजरस मिशन में भाई के साथ होती है। साद हंसी रोक कर बोला। और हाँ, बेचारी भाई से मोहब्बत भी करती है मगर भाई को तो आज तक इसका नाम लेने से भी ज्यादा फुर्सत नहीं मिली। एहान ने जब महानूर के चेहरे पर गुस्सा और जलन के बदलते रंग देखे तो इसके होंठों पर एक चुलबुली मुस्कुराहट आ गई। उसने आहिस्ता से अपने गले को साफ किया। अहम। और अब इसकी हल्की सी खांसी पर साद, जैन और हमजा फौरन से चौकन्ना हो गए। एहान ने आंखों ही आंखों में उन तीनों को महानूर की जानिब देखने का इशारा किया। तीनों ने एक साथ उसकी जानिब देखा और अगले ही लम्हे इनके होंठों पर शरारती मुस्कुराहट आ गई। महानूर को इस बात का बिल्कुल एहसास नहीं था। उसने अपनी प्लेट में
पड़े हुए निवाले को छुरी से जोर से काटा और बिल्कुल ही गुस्से में इसे मुंह में ठूंस कर जोर जोर से चबाने लगी, जैसे उस बेचारे पर ही सारा गुस्सा निकाल रही हो। हमजा ने धीरे से साद के कान में कहा, लगता है कि किसी को मिर्ची लग गई है। साद ने मुस्कुराहट दबाई, सिर्फ मिर्ची? मुझे तो पूरी आग नजर आ रही है। जैन ने भी पेट्रोल डाला। वैसे मुझे भाई और स्लैन की जोड़ी बहुत ही बुरी नहीं लगती। दोनों एक ही फील्ड के हैं, एक ही सोच है और एकदम से परफेक्ट। महानूर ने फौरन से गर्दन घुमाई। परफेक्ट मेरी जूती? उस बेचारी को पता भी है किस आदमी के साथ घूम रही है? हमजा ने मासूम बनकर पूछा। क्यों, भाई में क्या खराबी है? महानूर ने नाक सुकेड़ी। सब कुछ। एक नंबर का घड़िया इंसान है तुम्हारा भाई, मुझे नफरत है उनसे। बस ठीक है, बस बस, अब और मत जलो। महानूर ने तीखी नजर से उसकी जानिब देखा। मैं जल रही हूँ? अहान ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। नहीं तो फिर भाई की पर्सनल लाइफ में इतनी दिलचस्पी क्यों है? हमारी तरफ देखकर नाश्ता करो, उधर लाउंज में बार बार क्यों देख रही हो? महानूर फौरन से कुर्सी से खड़ी हो गई। उसने गुस्से से अहान की जानिब उंगली उठाई। अपनी उस लड़की को समझाओ, हद में रहे। अगर वाकई ही उससे मोहब्बत करते हो तो उसे इस खतरनाक आदमी से दूर रखो। मासूम लगती है, उसकी जिंदगी बर्बाद मत होने देना। अहान ने हैरानगी से जताते पूछा। एक मिनट, तुम जेलस हो क्या? महानूर ने फौरन से गुस्से से जवाब दिया। जेलस माई फुट? मुझे उस आदमी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ उस बेचारी पर तरस खा रही हूँ। उसे अंदाजा भी नहीं है कि वो किस इंसान के इतने करीब घूम रही है। मैं बस उसे बचा रही हूँ। महानूर ने इतना ही गुस्से से अपना जूस का गिलास उठाया, मगर अगले ही लम्हे ना जाने इसके जहन में क्या आया, वो तेजी से सीढ़ी की जानी बढ़ी। मगर जैसे ही डाइनिंग हॉल के दरवाजे तक पहुंची, इसका कंधा साइड टेबल से हल्का सा टकराया। टेबल पर रखा क्रिस्टल फ्लावर वाज जोर से हिलकर नीचे गिरा। लाउंज में बैठी सेलन की नजर फौरन से इसकी जानिब उठी। उसने हैरानगी से डाइनिंग टेबल की जानिब देखा। हु इज शी? इसने धीरे से पूछा। कयान ने बस एक पल के लिए उसकी आवाज की जानिब देखा, मगर फौरन से दोबारा अपनी फाइल खोलकर इसी में मसरूफ हो गया। स्लैन ने दोबारा से महानूर को देखा। उसने महसूस कर लिया था कि वो लड़की लगातार इसी की जानिब देख रही थी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। अजीब है, ये मुझे इतने गौर से क्यों देख रही है? महानूर ने देखा। स्लैन की नजर फौरन से इसकी जानिब उठी। उसने फौरन से अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया, मगर 2 सेकंड के बाद बेख्तियार इसकी नजर फिर से लाउंज की जानिब उठ गई। स्लैन अब भी इसी को देखकर मुस्कुरा रही थी। उसने शरारत से हल्का सा हाथ हिलाकर महानूर को हाय कहा। महानूर की भवें और सुकड़ गई। उसने फौरन से मुंह फेर लिया। बड़ी आई। डाइनिंग टेबल पर बैठे 4 लड़कों ने ये छोटा सा वाकया देख लिया था। हमजा ने हंसी दबाकर धीरे से कहा, अब तो स्लैन ने भी नोटिस कर लिया है। साद मुस्कुराया था। लगता है कि असल तमाशा अब शुरू होगा। जैन ने कॉफी का सिप लेते कहा। बस एक बार भाई ने भी नोटिस कर लिया ना, तो फिर दोनों तरफ आग ही आग होगी। इहान ने मुस्कुराहट छुपाते सिर्फ इतना कहा, लगता है किसी को खुद भी अभी तक समझ नहीं आ रहा कि इसे गुस्सा किस बात का आ रहा है। शाम ढलने लगी थी। दुरानी मेंशन के लॉन में हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी। रंग बिरंगे फूलों की खुशबू पूरे माहौल में घुली थी, मगर हेजन को ना हवा महसूस हो रही थी ना खुशबू। वो मार्बल के फाउंटेन के करीब खामोशी से खड़ी दूर कहीं खोई हुई थी। उसकी नज़र सामने थी, मगर वो कुछ देख नहीं रही थी। उसके जहन में बार बार सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, 1 हफ्ते के बाद मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ, अपना सामान पैक कर लेना। वो शादी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट थी। उसका दिल अजीब सी कसक से भर गया। उसने धीरे से आंखें बंद की। क्या वाकई ही मुझे अर्जल को छोड़कर जाना पड़ेगा? क्या मैं उससे दूर रह पाऊंगी? उसकी पलकों में नमी उतर आई। तभी उसके पीछे किसी की हील्स की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी। हेजन। वो होश में आई, मुड़कर देखा, ज़ारा खड़ी थी। हमेशा की तरह महंगा डिजाइनर सूट, परफेक्ट मेकअप और होंठों पर वही इत्मीनान भरी मुस्कुराहट। ज़ारा धीरे धीरे इसके करीब आई। क्या बात है, आज चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? नथिंग, ये कहकर वो वापस मुड़ने लगी, मगर ज़ारा ने फौरन से इसका रास्ता रोक दिया। ऐसे कैसे? वो कुछ पल खामोशी से इसको देखती रही। कहीं ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज खत्म होने का गम तो नहीं? हेजन के कदम वहीं जम गए थे। उसने हैरानगी से ज़ारा को देखा। तुमने क्या कहा? ज़ारा के होंठों पर जहरीली मुस्कुराहट उभर आई। क्यों, इतना हैरान क्यों हो रही हो? क्या तुम्हें वाकई ही लगा था कि इस घर में किसी को तुम्हारी फेक शादी के बारे में कुछ नहीं पता? हेजन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम्हें कैसे पता? ज़ारा हंस पड़ी थी। हमें? हेजन, हम सबको पता है, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, 1 साल के बाद डिवोर्स, सब कुछ। हेजन की सांसें तेज हो गई। उसकी बेख्तियार मुठियां भिज गई। किसने बताया तुम्हें? ज़ारा ने कंधे उचकाए। ये मत पूछो, बस इतना समझ लो कि दौरानी मेंशन में दीवारों के भी कान होते हैं।
फिर वो जरा झुककर हेजन के चेहरे को गौर से देखने लगी। वैसे मुझे लगता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन आज तुम्हारी आंखें कुछ और ही कहानी सुना रही हैं। हेजन ने फौरन से अपनी आंखें फेर ली। मेरी पर्सनल लाइफ से तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, जारा ने हल्का सा कहका लगाया। पर्सनल लाइफ? हेजन, जो रिश्ता कागज पर लिखी एक कंडीशन से शुरू हुआ हो, इसे पर्सनल लाइफ नहीं कहते। वो एक कदम और करीब आई। बताओ, कब जा रही हो? यह अल्फाज सीधा हेजन के दिल पर लगे। उसने गुस्से से जारा को देखा, जो दिल में उतर जाए। इन्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं निकाल सकता। जारा की मुस्कुराहट एक पल को थम गई, फिर इसने ताली बजाई। वाह, क्या डायलॉग मारा है। लेकिन अफसोस, डायलॉग और रियलिटी में कुछ ज्यादा फर्क होता है। उसने धीरे से हेजन के कंधे पर हाथ रखा। तुम जितनी भी जल्दी बात समझ लो, उतना ही कम दर्द होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म होते ही अर्जल तुम्हारा नहीं रहेगा। मैं उसकी बीवी बनूंगी, मिसिज अर्जल दुरानी, इस घर की बहू, और तुम इस महानूर की तरह अर्जल की जिंदगी का एक छोटा सा चैप्टर बनकर रह जाओगी। ये कहकर जारा इसके कंधे पर हल्की सी टक्कर लगाकर आगे निकल गई और हेजन वहीं अपनी सोचों में गुम खड़ी रह गई। अभी वो अपनी सोचों में गुम ही थी कि अचानक किसी ने इसे हवा में उठाते अपने मजबूत कंधे पर डाल लिया। हेजन एकदम से होश में आई। इसका दिल सीने में बुरी तरह से धड़क उठा था। इससे पहले कि वो डर के मारे चिल्लाती, इसके नाक से अर्जल की मर्दाना परफ्यूम की खुशबू टकराई। आह, अर्जल! हेजन ने जोर से चिल्लाते इसकी पुश्त पर मुक्के मारना शुरू कर दिए। उसका सर नीचे की जानिब लटक रहा था और खुले बाल हवा में बिखरे थे। मिस्टर अंटार्कटिका, ये क्या बदतमीजी है? नीचे उतारिए मुझे, कोई देख लेगा। अर्जल ने बेपरवाही से कहा। देखने दो, मेरी बीवी हो, चुरा कर नहीं लाया तुम्हें। हेजन शर्म और घबराहट के मारे उलझ गई। इसका चेहरा इसके बिखरे बालों के बीच लाल टमाटर हो रहा था। अर्जल प्लीज, मैं खुद चल लूंगी। अर्जल ने उसकी बात अनसुनी कर दी। नहीं, कल रात जो किसी ने मुझे तड़पाया था, आज उसकी सजा मिलनी चाहिए। हेजन का दिल सीने में जोर से धड़क उठा। उसने कांपते हुए धीमी आवाज में पूछा, कौन सी सजा? वही गैस करें, आज मैंने क्या पहना है। हेजन ने शर्म के मारे अपना चेहरा फौरन इसकी पुश्त की जानिब छुपा लिया ताकि अपनी लाली छुपा सके। आपने सब याद रखा? अर्जल ने लाउंज की जानिब बढ़ते हुए कहा, जहां से सीढ़ी ऊपर जाती थी। एक एक लफ्ज याद है मुझे। अपने हैंडसम शोहर को अपनी याद दिला दूं। हिंट, ये चीज मेरी नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन जरा सी घुमाई ताकि इसको देख सके। कितनी हिम्मत आ गई है मेरी पेंगुइन में, बहुत ही रोमांटिक हो गई है। हेजन ने शर्म से इसके कंधे पर दोबारा हल्का सा मुक्का मारा। वो तो मैं बस मजाक कर रही थी। तुम्हारा ये मजाक अब तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है पेंगुइन। मुझे डर है जब मैंने तुम्हारे इस मजाक का पूरा हिसाब लिया तो मेरी शिद्दत मोहब्बत तुम्हारी आंखें नम कर देगी। हेजन का दिल हलक में आ गया और बोलती बंद हो गई। उसका पूरा चेहरा शर्म के मारे लाल टमाटर हो गया था। अभी वो लाउंज के दरमियान पहुंचे थे कि लाउंज में सोफे पर बैठी जारा और उन दोनों की इस खुल्लम खुल्ला दीवानगी और हेजन की शर्म को देखकर गुस्से और जलन के मारे अंदर ही अंदर कोयला हो रही थी। अर्जल ने कमरे में दाखिल होते पैर से दरवाजा लॉक कर दिया। उसने आहिस्ता से हेजन को अपने कंधे से उतारकर जमीन पर खड़ा किया। 1-2 दिन की दूरी और कल की रात, इसके शरारती मैसेजेस, सब कुछ इसकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। वो एक कदम आगे बढ़ा। हेजन बेख्तियार एक कदम पीछे हुई। अर्जल, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अर्जल ने मुस्कुराते हुए इसकी बात अनसुनी कर दी। 1 दिन के बाद घर आया हूं और मेरी पेंगुइन को सिर्फ बातें करनी है। उसने नरमी से इसका दुपट्टा एक जानिब किया। हेजन की सांसें तेज हो गई। प्लीज मेरी बात सुन ले। अर्जल ने इसके माथे पर एक प्यार भरा बोसा दिया, फिर इसकी गाल को अपनी उंगलियों से छूकर मुस्कुराया। बातें बाद में, पहले मुझे अपनी बीवी से मिल लेने दो। यह कहकर अर्जल ने बिना कोई मोहलत दिए खुद सोफे पर बैठते हेजन को कमर से पकड़कर अपनी जानिब खींचते अपनी गोद में बिठा लिया। हेजन के मुंह से एक धीमी सी चीख निकल गई। अर्जल ने इसे एक पल की भी मोहलत नहीं दी और इसने अपने दोनों मजबूत हाथों से उसको अपनी बाहों में जकड़ लिया। इस पर इसकी दीवानगी और जुनून सवार था, जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं था। वो इसके गर्दन में मुंह छुपाए दीवाना वार इसके गर्दन को चूमने लगा। उसकी बेड की चुभन हेजन को अंदर तक पिघलाने लगी। वो इसके पूरे जिस्म में एक सनसनी दौड़ा गई। इसके मुंह से एक दबी हुई सांस निकली। अर्जल रुका नहीं, इसका जुनून मजीद बढ़ने लगा। उसने अपने गर्म लबों को हेजल के सुर्ख थोड़ी पर रखते धीरे धीरे ऊपर बढ़ते इसके नरम गालों को इसकी बंद आंखों के प्योपटे पर अपने दीवाने बोसे बखेरने लगा। अर्जल रुकिए, मेरी बात सुनिए।
हेजन ने रोते हुए इसके कंधे पर हाथ रखकर इन्हें पीछे धकेलना चाहा, मगर अर्जल इस वक्त इनकी इन बातों से बहुत ही दूर जा चुका था। इस पर एक दिन की दूरी का नशा सवार था और वो ये बिल्कुल ही बेकाबू हो गया था। उसने हेजन की रोने पर भी तवज्जो नहीं दी और हेजन के नीचे वाले होंठ को अपने लबों के दरमियान ले लिया। उसकी सांसों की गर्मी हेजन के पूरे चेहरे पर फैल रही थी। अर्जुल के चूमने की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। वो किसी दीवाने की तरह बहुत ही गहराई से इसके लबों का रस पीने लगा, जैसे सदियों के प्यास आज ही बुझानी हो। कभी ऊपर वाले होंठ तो कभी नीचे वाले होंठ को अपने रंग में रंगता जा रहा था। इनकी सांसें एक दूसरे में उलझ गई थी। ये पता लगाना मुश्किल था कि कौन किसकी सांस ले रहा है। इसी बेखुदी में अर्जल का हाथ आहिस्ता से घूमते हेजन की पुष्ट की जानिब किया। उसने अपनी उंगली से इसके लिबास की जिप को छुआ और इसे धीरे से नीचे सरका दिया। जिप खुलने की आवाज़ और पुष्ट पर ठंडी हवा का एहसास होते हेजन के अंदर का डर एक पल में एहसास होते हेजन के अंदर डर का एक झटका लगा। एक तरफ भाई का खौफ और दूसरी जानिब ये तेजी से बढ़ता जनून। हेजन का दम बिल्कुल ही घुटने लगा। घबराहट और बेखुदी के इस आलम में इसका हाथ हवा में उठा और अर्जल के गाल पर एक थप्पड़ जा लगा। वो कोई जोर का थप्पड़ नहीं था, बस डर और घबराहट में गलती से बिना किसी इरादे के लगा एक हल्का सा थप्पड़। मगर इस खामोश कमरे में उसकी आवाज़ साफ सुनाई दी। एक लम्हे के लिए पूरे कमरे में एक ऐसी खामोशी छा गई जिसे दोनों की सांसें ही रोक गई थी। थप्पड़ भले ही हल्का था, मगर अर्जल के गुरूर और इसके जुनून के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। इसके चेहरे का वो बेहद प्यारा और दीवानगी एक पल में बर्फ की तरह ठंडी हो गई थी। उसने आहिस्ता से अपना सर सीधा किया और सपाट और बेयकीन निगाहों से हेजन को देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, मगर एक गहरी चोट जरूर थी। एक ऐसी चोट जो गाल पर नहीं, सीधा दिल पर लगी थी। हेजन कांपने लगी। उसने रोते अपने हाथ को देखा और फिर अपनी खुली हुई जिप को संभाला। अर्जुल, मैंने जानबूझकर नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो बस घबरा। अर्जुल ने इसकी बात नहीं सुनी। उसने बिना कुछ बोले बहुत ही खामोशी से हेजन को अपने गोद से उतारा और जमीन पर खड़ा कर दिया। उसने अपने कपड़े ठीक किए और बिना गुस्सा किए, बिना एक लफ्ज बोले दरवाजे की जानिब कदम बढ़ा दिए। अर्जुल, प्लीज सुनिए। हेजन रोती रही, मगर अर्जुल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने दरवाजा खोला, तेजी से बाहर निकला। पीछे दरवाजा जोर से बंद होने की आवाज गूंजी और हेजन रोती हुई जमीन पर बैठ गई। या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया। यहाँ पर यह एपिसोड ख़त्म होती है। अगर आपको यह एपिसोड अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।